जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आकाश भास्कर अल्पाइन में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने चालू किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मोटे मोटे तौर पे क्या रीजंस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे। कोई भी रिवॉल्यूशन जब होती है तब उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। कोई भी क्रांति जब होती है तब उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। वो सोशल रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिकल रीजन हो सकते हैं, कल्चरल रीजन हो सकते हैं। अलग अलग रीजन होंगे। यही रीजन हम देखेंगे कि इस क्रांति, ये जो फ्रांसीसी क्रांति हो गई 1789 में, कब हुई? 1789 में। इसके पीछे रीजन क्या थे ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके कि ये जो क्रांति हो चुकी है, ये जो क्रांति हुई है, ये जो रिवॉल्यूशन हुई है, ये रिवॉल्यूशन कैसे हुई एग्जैक्ट। रीजन तो हमने देख लिए थे कि पॉलिटिकल रीजन थे, कुछ वॉर चल रहा था ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ मिलके ब्रिटेन के खिलाफ फ्रेंच मदद कर रहा था अमेरिका की। इसी की वजह से फ्रेंच का बहुत वॉर में नुकसान हुआ। इसी के साथ साथ फ्रेंच की इकोनॉमी कोलैप्स थी। जब लुइस 16 अपने राजगद्दी पे बैठा तब उसका ट्रेजरी पहले से ही खाली था, ये हमने देख लिया। आफ्टर दैट ही मैरी विथ मैरी एंटोनिन, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, शादी में खर्चा हो जाता है, अपने रानी के लिए महल बनाता है, उसमें खर्चा हो जाता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर कोलैप्स होता है ना। बहुत ऐसे कुछ रीजन्स है। इसी रीजन की वजह से ये पॉलिटिकल रीजन, इसके बाद हमने इकोनॉमिक रीजन, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जब एग्रीकल्चर कोलैप्स होगा तब ग्रेन्स जो भी जितने भी लोगों को मिलना चाहिए वो मिलेंगे नहीं। इसी के साथ साथ क्या होगा, इसी के साथ साथ इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, है ना। लगभग 5 to 6 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये जब पॉपुलेशन एकदम से 10-12 सालों में बढ़ती है, 20 सालों में बढ़ती है, तब पॉपुलेशन जब बढ़ती है तब उसका जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बैलेंस होना चाहिए। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतना ही है। जब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतना ही है, तब क्या होगा? फूड क्राइसिस आ जाएगी। जब फूड क्राइसिस आ जाएगी तब उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस हाइक हो जाएगी। इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसके बाद ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस आज हम देखेंगे। इसके बाद हम टैक्स, हमने देख लिया था कि टैक्स बढ़ा लिया था राजा ने। तो टैक्स, दो प्रकार के टैक्स थे उस टाइम। एक राजा कलेक्ट करता था और एक चर्च कलेक्ट करता था। तो एक था डायरेक्ट टैक्स, एक था इनडायरेक्ट टैक्स। देयर वर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। एक था टेली, TAILLE, TAILLE, टेली टैक्स था। और दूसरा था तिथे, TITHE। क्या था? TITHE, तिथे। एक था टेली और एक था तिथे। ये दो प्रकार के अलग अलग टैक्स थे। ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। ये देखो, हमने देख लिया था कि स्ट्रैटिफिकेशन जो सोसाइटी में है, सोशल रीजन, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी में, ये स्ट्रैटिफिकेशन का जो बहुत बड़ा मुद्दा था ये था इकोनॉमिक टैक्स पे। मतलब टैक्स स्टेट 1 वाले पे कर रहे थे क्या? नहीं, ये चर्च वाले लोग थे। ये बोलते थे वी आर द डिवाइन्स ऑफ गॉड, वी विल नॉट पे द टैक्स, राइट। दूसरे स्टेट 2 के लोग बोल रहे थे वी आर अंबानी एंड वी आर अदानी, है ना, वी आर लॉट ऑफ मनी एंड वी आर रनिंग द कंट्री एक्चुअली, है ना, सो विल नॉट गिव द टैक्स। और पूरा जो बर्डन आ जाता है टैक्स का, ये आता है स्टेज 3 पे। इसमें आएंगे मैंगो मैन, कॉमन पीपल्स लाइक दिस, लाइक अस, है ना। इन दिस स्टेट देयर इज स्टेज 3, देयर वाज आल्सो स्ट्रैटिफिकेशन लाइक क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। सो मोर यू आर पुअर पीपल, मोर यू विल पे द टैक्स, है ना। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स, इसका नाम था टेली। क्या था? टेली। ये जो टेली टैक्स था ये था डायरेक्ट टैक्स, है ना। एंड द टैक्स कॉल्ड तिथे वाज आल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स। इसमें ये जो क्लास 3 है, क्लास 3 और क्लास 2, इसमें जो पीजेंट है, इन पीजेंट को
लगभग 10% जितना भी ग्रेन्स पीजेंट उगा रहे हैं इतना 10% चर्च को देना ही पड़ता था। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब कौन, जो स्टेट लगाएगा। एक देखो, एक रिलीजन भी ले रहा है टैक्स और एक पॉलिटिकल पीपल मतलब स्टेट भी ले रहा है, राजा भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है और चर्च भी कलेक्ट कर रहा है टैक्स। राजा जो करेगा उसको हम कहेंगे टैली, स्टेट कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी ये टैक्स। जब गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट हर चीज पे टैक्स लगाएगी। अगर आप चिप्स का पैकेट भी खरीदते, पेन भी आप अगर आप खरीदते हो तो इस पेन पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप नमक की छोटी सा पैकेट भी खरीद रहे हो तो उस पे भी आपको टैक्स लगेगा। अगर आप कोई बिस्लरी की बोतल भी खरीद रहे हो तो उस पे भी टैक्स लगेगा। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। वट एवर यू आर बाइंग द थिंग्स यू विल पे द मोर अमाउंट, है ना, दैट इज टैक्स टू द कंट्री और टू द स्टेट, टू द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री वेल। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए टैक्स में, टैक्स में ये होना चाहिए कि सर जितना जो आदमी कमा रहा है हर एक को इक्वल टैक्स चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत गंदा है और यहाँ पे स्टेट वन वाले जो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है ये टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उल्टा ये लोग टैक्स ले रहे हैं ये स्टेट थ्री से। मतलब स्टेट थ्री वाले जो लोग हैं, जो पुअर पीपल्स है, ये जो कॉमन मैन है, ये जो पीजेंट्स वगैरह आर्टिजन्स वगैरह वगैरह ये लोग हैं, इनको दोनों को टैक्स पे करना है। स्टेट वन में जो चर्च था, है ना, इन चर्च को भी टैक्स पे करना है और राजा को भी टैक्स पे करना है। ठीक है, दो प्रकार के टैक्स, एक है टेली, एक है टिथे। टेली वाज अ डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड टिथे वाज द इनडायरेक्ट टैक्स टू द चर्च। ओके, द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज हमने देख लिया था। इसमें एक था सबसिस्टेंस क्राइसिस। व्हाट इज दिस सबसिस्टेंस क्राइसिस? द पॉपुलेशन हमने देख लिया था कि सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब ये जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, है ना, ये फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में कितनी थी? ये फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में थी 23 मिलियन। कितनी थी? 23 मिलियन। एंड 1789 जब आता है 1789 तक ये हो जाती है 28 मिलियन। गैप कितना हो गया? गैप हो गया 5 मिलियन का। मतलब 5 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। जब 5 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी सो व्हाट विल हैपन? मैंने बोला है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, है ना। अगर कोई नया एरिया है, उस एरिया में, चलो आप डीमार्ट जाते हो, अब डीमार्ट तो जाते हो ना, जब आप डीमार्ट जाते हो तो क्या होता है, वहां पे बड़े बड़े बोरियां लगी रहती है, बड़े बड़े बॉक्स लगे, आटा रखा होता है, चावल रखे होते हैं, दाल रखी होती है ना, गेहूं ज्वार सब रखे होते हैं वहां पे। और जैसे जैसे लोग आते हैं भरते लेके जाते हैं। अगर कभी कम पड़ गया तो क्या, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गया, राइट। आप भाजी मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने, कोथिंबीर लेते हो, है ना, कोई सब्जी वगैरह लेते हो, आप पालक वगैरह खरीदते हो। जब आप खरीदते हो क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, आज डिमांड बहुत ज्यादा है भैया, सप्लाई थोड़ा सा कम है आज, इसलिए भाव बढ़ गए। मतलब लेने वाले लोग बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है उन लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए वो बहुत कम है। तो व्हाट विल हैपन, अपने आप प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, आधे आदमी पहले से ही कम होंगे कि भाई प्राइस बढ़ गई हम नहीं लेंगे। आप समझ रहे हो क्या, प्राइस बढ़ गए हम नहीं लेंगे। मतलब अगर पहले 100 लोग खरीदने वाले थे, अभी 50 ही खरीदेंगे, इनकी परचेसिंग कैपेसिटी है। बाकी के जो बचेंगे 50 लोग ये मरेंगे वैसे ही भूखे। और इसी के साथ साथ यही जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है, इसी की वजह से बढ़ता है इन्फ्लेशन। पॉपुलेशन हाई होती है, सप्लाई कम पड़ता है और इन्फ्लेशन होता है। और यही इन्फ्लेशन इतना गंदा होता है कि फूड ग्रेन्स के तो प्रॉब्लम्स होते हैं, देन डिमांड बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन होता है और लोग पुअर होते हैं, लोग गरीब होते हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ती है, हंगर होता है एंड भूखमरी होती है। और ये जब होता है तब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आता है कि सर अभी लुईस 16 को मार के ही भगाएंगे, राजा के वजह से हुआ है सब। देखो आप अगर लाइफ में कुछ गलती कर रहे हो, है ना, एक बार अगर आपने गलती किया, आपने माना नहीं कि मैंने गलती की है,
पर लोगों को समझाए कि आपने गलती की है। अगर ऐसे हुआ और दूसरी बार जब ऐसे ही कुछ होता है, आपकी गलती नहीं होती है, तब लोग वही समझेंगे कि आपकी गलती है। इसलिए दोस्तों, गलती अगर आपकी हो गई तो सॉरी बोलना सीखो, माफी मांगना सीखो। अगर आपके दोस्त से भी कुछ गलती होती है तो उनको भी माफ करना सीखो, है ना। अपनी गलती छुपाओ मत, अपनी गलती बताओ कि मेरी गलती हुई है ना। आपकी जो मिस्टेक्स हुई वो मिस्टेक्स को आप सुधारो। नहीं तो क्या होता है, लोग उखाड़ के फेंकते हैं, जैसे लुइस 16 को लोगों ने किया। ये अपनी गलती सुधार ही नहीं रहा है, यह बोलता है कि मेरी गलती कुछ नहीं है ना। पहले बोल रहा है मेरी गलती, आई एम द किंग ऑफ दिस कंट्री, आई एम द किंग ऑफ दिस लैंड, और इसको लगता है मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, है ना। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे फील होता है इसको, और इसी की वजह से लोग गुस्सा करते हैं। और ये जो इन्फ्लेशन आता है, इनको लगता है कि राजा की वजह से सब कुछ हुआ है। एंड और जब ये राजा आता है तब इसका एम्प्टी ट्रेजरी होता है, फूड क्राइसिस होते हैं, सब प्रॉब्लम्स आते हैं, और लोग धरना देते हैं राजा के सामने। ठीक है, अभी देखो, इतने जब प्रॉब्लम आ जाएंगे, स्टेट में सब प्रॉब्लम 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 चल रहे हैं। अभी स्टेट के पास भी पैसा नहीं है, स्टेट के पास कुछ पैसा नहीं है, स्टेट में लोगों के पास भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, राजा के पास भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। लोगों के पास ठीक है, पर राजा के पास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर राजा के पास पैसे नहीं है तो राजा क्या करेगा, हमने कल देखा था, राजा क्या करेगा, राजा बोलेगा हम टैक्स बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। अब ये बढ़ाएंगे टैक्स तो राजा क्या कर रहा होता है, राजा स्टेट जनरल की मीटिंग लेता है। अब देखो क्या हो रहा है, देयर आर 3 स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। ठीक है, अभी राजा बुलाता है स्टेट जनरल की मीटिंग। जब मीटिंग बुलाता है तब स्टेट 1 और स्टेट 2 के आते हैं 300 मेंबर, और स्टेट 3 के आते हैं 600 मेंबर। मेंबर किसके ज्यादा है, इसके ज्यादा है, स्टेट 3 के। स्टेट 1 स्टेट 2 मिला के 300 है ना। तभी भी देखो ये मेंबर पहले से ही कम है, 10% पॉपुलेशन 90% मनी दे हैव, इधर 90% पॉपुलेशन 10% मनी इन दिया। हमारे कंट्री में भी वही है ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अंबानी, अदानी, ये टाटा, बिरला, इनके पास 90% money is in the hand of 10% people. And in this country, even in 2025, 10% money in the hand of 90% people, and that people are, we are that people, we are occurring that 90% of money in this country. Understood? And this is because we are suffering a lot of problems like hunger, है ना, like lack of education, lack of healthy food, है ना, that this problem we are suffering just because of this problem. Okay, चलो हो रहा है देश में, अभी क्या ही कर सकते हैं। अभी देखो ये जो मेंबर है मीटिंग बुलाता है, मीटिंग राजा का ये समझो दरबार है, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये जो राजा का दरबार था, इस राजा के दरबार में यहां राजा बैठता था, दिस इज द किंग। यहां पे मीटिंग बुलाता है, यहां पे स्टेट 1 बैठते सब लोग, यहाँ पे स्टेट 2 वाले बैठते हैं, और पीछे ये जो जगह यहाँ पे खड़े रहते हैं स्टेट 3 के लोग। अब देखो पहले से क्या चल रहा था कि जो वही डिसीजन होगा उससे वोटिंग से डिसीजन होगा। क्या होगा, वोटिंग, मतलब लोग वोट करेंगे। आप समझे क्या बात, लोग वोट करेंगे, वोटिंग से डिसीजन लिया जाएगा। पर ये जो डिसीजन वोटिंग से ले रहे हैं, अब देखो मजा, इनका वोटिंग की यूनिट कैसे था, वोटिंग कैसे थी, इसके एक वोट की वैल्यू कैसे रहेगी। अब देखो स्टेट 1 का एक वोट पकड़ा जाएगा, पूरे स्टेट 1 का एक वोट, पूरे स्टेट 2 का एक वोट पकड़ा जाएगा, और स्टेट 3 का भी एक ही वोट पकड़ा जाएगा, भले लोग कितने भी हो। आप समझिए ये बात, मतलब इनका पूरे स्टेट 1 का एक वोट, स्टेट 2 का एक वोट, स्टेट 3 का एक वोट।
और कभी भी स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 के खिलाफ ही जाएंगे, इनको स्लेव भी बनाएंगे। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो डिसीजन राजा लेगा वो हमें मंजूर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलेगा हमें भी मंजूर है, ये बोलेंगे हमें मंजूर नहीं। अभी इन्होंने एक वोट दिया, इन्होंने एक वोट दिया, वोट हो गए 2, इनका हो गए 1, जीते को कौन? ये लोग जीतेंगे, ये हमेशा हारेगा। अभी ये लोग होते हैं भड़क जाते हैं, ये लोग बोलते हैं कि भैया ऐसे कैसे होगा, हमारे तो 300 लोग हैं, हमारे तो 600 लोग हैं, इनके दोनों के मिला के 300 लोग हैं, तो आप एक काम करो, हर एक मेंबर का एक वोट ऐसे करो, मतलब हमारे 600 वोट रह जाएंगे, है ना? इनका भी बराबर है यार, मोर पॉपुलेशन दे हैव, सो दे मस्ट हैव द इंडिविजुअल वोटिंग राइट, है ना? पूरे स्टेट 1 को एक वोट दे दिया, स्टेट 2 को, स्टेट 3 को एक, ऐसे नहीं होता है, राइट? सो इन्होंने ये कर दिया। जब ये बोलते हैं राजा भड़क जाता है, राजा बोलता है ऐसे नहीं मिलेगा आपको, राइट? आपकी जो वोटिंग है वो जो पहले से ही अपनी परंपरागत जो चल रहा है वही होगा, पूरे स्टेट 3 को एक वोट मिलेगा, और इसीलिए स्टेट 3 भड़क जाते हैं, और स्टेट 3 के जितने भी मेंबर है वो राजा के दरबार में चले जाते हैं कि नहीं रहना है यार हमारे पास, जो करना है कर लो, हम जा रहे हैं, ठीक है? और जब बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद वापस धरना देते हैं, और ये स्टेट 3 के लोग खुद को घोषित करते कि वी आर द नेशनल असेंबली। आप समझो, वी आर द नेशनल असेंबली, स्वयं घोषित कर देते हैं कि वी आर नेशनल असेंबली। अब देखो कितना खतरनाक सीन हो रहा है, ये स्टेट 3 के लोग बाहर जाते हैं, यहाँ पे घोषित करते हैं कि वी आर नेशनल असेंबली, एक हम एक नेशनल लेवल का असेंबली, हम खुद है ना, वी आर द जनरल्स, और वी आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस कंट्री, हम एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इस देश को चलाने के लिए। अभी राजा भड़क जाता है वापस, राजा बोलता है ऐसे कैसे चलेगा। तो ये जो लोग धरना दे रहे हैं, इसमें भी कुछ लोग थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, इसमें भी कुछ लोग थे इनको सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज राजा ने तो टैक्स बढ़ाया था। ये भी राजा के थोड़े थोड़े खिलाफ थे, कुछ ना कुछ लोग, चंद लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते ही है। आप कितना भी बड़ा ग्रुप बना लो, एक तो एक बंदा ऐसे होता ही है हमारे ग्रुप में जो हमारे सब प्लान किसी को ना किसी को बताता है ना? उसमें स्टेट 1 के लोग भी कुछ सपोर्ट कर रहे थे, स्टेट 2 के भी इनको कुछ सपोर्ट कर रहे थे। अब देखो क्या हो रहा है ये चल रहा है इधर, यहाँ पे सब पुअर पीपल आर सफरिंग द प्रॉब्लम्स, सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स लाइक हंगर, पॉवर्टी, भूखमरी। और विद द थर्ड एंगल, अभी देखो एक ही टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेशनल असेंबली घोषित किया किन्होंने, स्टेट 3 ने। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब गरीब लोग प्रॉब्लम में है, सब देश में भूखमरी है, हंगर है ना, खाने पीने के वादे हो रहे हैं लोगों के, कुछ पैसे नहीं है लोगों के पास, काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेशनल असेंबली घोषित किया स्टेट 3 ने कि हमारे मांगे भी पूरे करो, हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, राजेशाही नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी लाएंगे। और तीसरी बात, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, इसी में से ये मिडिल क्लास उभर के आएगा, और इन्हीं मिडिल क्लास में से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होंगे। क्या होंगे? पॉलिटिकल लीडर्स होंगे। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, यही एक फिलोसोफर का काम करेंगे, मतलब ये ओरिजिनली फिलोसॉफी रही है, ये लीडर का काम करेंगे लोगों के लिए। और यही फिलोसोफर जैसे रूसो हो गए, है ना, बड़े बड़े फिलोसोफर, ये अपनी किताबें लिखेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इक्वालिटी की बातें करेंगे, लोगों को समझाएंगे इक्वालिटी होती क्या है, लोगों को बोलेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों को बोलेंगे लिबर्टी क्या होती है, फ्रेटर्निटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, ये लोगों को बताएंगे। और लोगों को लगेगा कि यार हमें यही चाहिए जो ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स बोल रहे हैं, जॉन लैक रूसो हो गए, है ना। और इनकी जो बातें, इनकी जो किताबें इतनी फेमस होती है कि इन्हीं की वजह से लोगों के अंदर आता है गुस्सा राजा के प्रति। क्या रे, राजा क्या कर रहा है, मोनार्की नहीं चाहिए हमें, अथॉरिटी नहीं चाहिए, वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी वांट अ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, है ना, RRCSP, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। समझो, इस पे हमें क्या होना है,
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वलिटी आएगी। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 खत्म होना चाहिए। स्टेट 1 इधर, स्टेट 2 भी इधर, स्टेट 3 भी इधर, सब इधर ही आना चाहिए। ये पढ़ रहे थे रूसो को, एजुकेशन की बात बोल रहा है रूसो। हमें चाहिए एजुकेशन, कैसे एजुकेशन चाहिए? हमें मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें कि विमेन को भी आना चाहिए गवर्नमेंट ने, तो विमेन देखो अब आगे देखेंगे कि विमेन भी अपना पॉलिटिकल क्लब बनाती है और विमेन भी अपने इस मूवमेंट में, इस रिवॉल्यूशन में भाग लेती है है ना। जब रिवॉल्यूशन देखेंगे तब रिवॉल्यूशन होने के बाद एक फोटो आता है, वहां पे लिबर्टी है ना, लिबर्टी एंड इक्वलिटी की एक विमेन है जो एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरे हाथ में किताब टॉर्च है ना। दिस इज द विमेन, दिस शोज द विमेन एम्पावरमेंट है ना, द मॉडर्न एडिशन ऑफ द सोसाइटी में, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ लोग क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे धरना देंगे। कुछ महिलाएं आती है, दुकान खोलने लगते हैं, बिकॉज उनके पास ब्रेड लेने के लिए पैसा नहीं, तो लोकन कुछ महिलाएं, कुछ विमेन्स दुकान खोलने की कोशिश करते हैं। ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, यहाँ पे सब जगह पे पूरा राजा का महल घेर लिया लोगों ने। और इसी के वजह से राजा को आता है गुस्सा, एकदम खतरनाक, 360 में आग बबूला हो जाता है। और इसको लगता है कि यार मैं राजा हूँ, ये लोग मेरे सामने क्या कर रहे हैं, मैं मेरी आर्मी बुला के 1 मिनट में सबको एकदम भगा दूंगा कि जाओ चलो अपने घर पे, नहीं तो मारूंगा। बिकॉज ही डिडंट नो द पावर ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन की बहुत पावर होती है भैया, बहुत होती है। जो आम आदमी है ना, आम आदमी की आपके पास, हमारे देश में भी हमारे पास पावर बहुत है। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर हमारे पास है। प्राइम मिनिस्टर इज द सर्वेंट, ही इज द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। हमने उनको चुन के दिया है कि भाई आप हमारा काम करो, हमारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, इसलिए हम आपको चुन के देते हैं, इसलिए हम आपको वोट करते हैं। नॉट कि आप मजा करो, आप ऐश करो, आप आपका बंगला है ना बनवाओ, आप खुद का बंगलो बनवाओ, आपकी खुद मर्सिडीज BMW, इसलिए हम चुन के नहीं देते। हमारे घर के बाजू में प्रॉब्लम हो रहा है, स्मेल आ रही है, गंदी नाली है, वो साफ नहीं हो रही है, इसलिए हमने आपको वोट दिया है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, लगभग 10 किलोमीटर के अंदर स्कूल बनवानी है, और गवर्नमेंट स्कूल बनवानी है, बिकॉज प्राइवेट स्कूल की बहुत फीस है, तो स्कूल बनवानी है, इसलिए हमने आपको वोट किया है। हमने आपको वोट किया है कि हमारे घर के बाजू में हॉस्पिटल नहीं है, बाजू में हॉस्पिटल भी है तो प्राइवेट है, और वो बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। हमारे गरीब आदमी वैसे ही मर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट। और इसीलिए हॉस्पिटल बनना चाहिए, इसलिए हमने आपको वोट दिया। और यही वोट आप हमारे सर्व के लिए करो, काम करो, हमारी सेवा करो, इसलिए हमने चुन को दिया। ये राजा को पता नहीं, राजा को लगता है कि वी आर द बॉस, आई एम द बॉस, आई एम द गॉड ऑफ दिस फ्रांस। और राजा अपनी आर्मी बुलाता है, राजा सबको शूट करने के बोलता है कि भगाओ इनको। और राजा जब आर्मी बुलाता है तो लोग और दिमाग खराब होता है लोगों का। लोग बोलते हैं यार क्या है राजा, हम हमारी डिमांड मांग रहे, ये हमें दंडा दे रहा है, हम इनको रोटी मांग रहे हैं, ये हमें दंडे दे रहा है, हम इनको केक मांग रहे हैं, केक तो नहीं ब्रेड मांग रहे, ये हमको लाठी दे रहा है, बंदूकें दिखा रहा है, हम इनको पानी मांग रहे हैं, हम इनको रोजगार मांग रहे हैं, हम इनको एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, हम इनको खाने के लिए मांग रहे हैं, हम इनको घर मांग रहे हैं, और ये हमें मार के भगा रहा है। ये कौन सा राजा, चलो इसको उखाड़ के फेंक दो। और सब लोग एक हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है पीपल्स मिलिटिया। मतलब पीपल्स मिलिटिया मतलब लोग अपनी कॉमन लोग मिलके अपनी एक आर्मी बनाते हैं। और बाजू में एक बेस्टल का किला होता है ना, बेस्टल का एक किला होता है जो बहुत पुराना किला है, एक समय पे वो राजा का घर था, महल था। यही किला राजा बनवाता है, उसके पहले एक प्रिजन मतलब जेल में कन्वर्ट करता है। उस जेल में 7 कैदी होते हैं और एक जेलर होता है कमिश्नर। उस जेलर को सब लोग यहाँ पे जाते हैं, और इस किला
एक जेल तो था, इसी के साथ साथ जो वेपन्स होते हैं वॉर के लिए, तलवारें, बंदूकें, जो वेपन्स होते हैं, उस वेपन्स को रखने के लिए इसका यूज होता था। सब लोग भागते हैं और भागते भागते बस्टाइल के पास जाते हैं और एक किला पूरा तोड़ देते हैं, मतलब एक ईंट भी नहीं रखते किले की, सब तोड़ देते हैं, है ना। जितने भी जेल में लोग थे कैदी, उनको छोड़ देते हैं, आजाद करते हैं। यहाँ का एक कमिश्नर मारा जाता है लोगों की वजह से, और यही लोग सब बंदूकें उठाते हैं, अपना पीपल्स मिलिटिया बनाते हैं और राजा को ही अपने राजगद्दी से उठा के फेंक देते हैं और बोलते हैं आज से यू आर नॉट अ किंग बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। और इसी को हम कहेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति यहाँ पे खत्म होती है क्या? नो। जब तक नेपोलियन खत्म नहीं होता तब तक फ्रांस की क्रांति खत्म नहीं होती, बिकॉज बट दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहां से ही शुरू हो रही है फ्रेंच की रिवॉल्यूशन, है ना। हम देखेंगे अगले लेक्चर में, हम देखेंगे फिलोसोफर कौन कौन है, कैसे कैसे हुई। आपको ये समझ में आया, पूरी स्टोरी समझ में आई। बिकॉज ऑफ दिस रीजन टैक्स बढ़ता है, इन्फ्लेशन आता है, लोगों के अंदर लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। लोग राजा को मांगने के लिए रहता है, राजा बोलता है डंडे ले लो, राजा बोलता है बंदूकें खा लो, और इसी की वजह से ये लोग बस्टाइल के पास जाते हैं। अभी आज एक किला नहीं है, आज एक किला ही आपको दिखने को नहीं मिलता, बिकॉज लोगों ने इसकी एक ईंट भी नहीं रखी है, एक ईंट इस किले की लोगों ने रखी है। मतलब इतना तोड़ दिया, डोर तोड़ दिए, विंडोज तोड़ दिए, एक एक पत्थर, एक एक ईंट लोगों ने तोड़ के फेंक दी और इधर ही फेंक दी। जितने भी आर्मी के राजा के लोग थे, और आर्मी के लोग वही अपना ही भाई, कोई तो अपनी बहन को मार रहा है, अपना ही चाचा अपने भतीजे को मार रहा है आर्मी में। कोई ये राजा के पास नौकरी के लिए है कोई चाचा, और अपना उसका सगा भाई बैठा है धरने पे कि हमारी मांगे पूरी करो। ये राजा ने बोल दिया, यही भिड़वा रहा है अपने ही लोगों के लिए, है ना। यही प्रॉब्लम होता है, लोगों का गुस्सा बढ़ता है, लोग बस्टाइल का किला खत्म करते हैं, प्रिजन भी खत्म करते हैं, और राजा को उखाड़ के फेंक देते हैं और बोलते हैं आज से हम अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, फिर लोग इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस नाम की चीज लाने की कोशिश करेंगे, और इसी के बाद सोसाइटी में अपने आप चेंजेस होने दिखेंगे। जब सोसाइटी में चेंजेस होंगे तब इकोनॉमी में चेंजेस होंगे, पॉलिटिक्स में चेंजेस होंगे, और एक सोसाइटी मॉडर्नाइज अपने आप होगी। जब सोसाइटी मॉडर्नाइज होगी तो एजुकेशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगा, और ये सब चीजें जब होगी तब लोग अपने सुख शांति से अपने ही देश में रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिलोसोफर कौन थे, कैसे कैसे फिलोसोफर की कैसे कैसे नीति काम की, और लोग कैसे बच निकले इस बहुत बड़ी महामाया से। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।